हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो मैं आ गया हूँ आपके लिए पार्ट 2 लेकर, जो क्या डिस्कस करेंगे, जिसमें हम लाइफ साइकिल ऑफ एंकाइलोस्टोमा ड्यूडेनेल। ठीक है, इससे पहले मैंने इसके स्ट्रक्चर के बारे में एक्सप्लेन किया है और ये क्या होता है, इसका हैबिटेट, और जिसकी वीडियो जो है मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दी है। अगर आपने वो नहीं देखी है तो आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उस लिंक को क्लिक करके वो पहले पार्ट 1 वाली वीडियो देख सकते हो। और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं। तो अब हम इसका लाइफ साइकिल पढ़ेंगे, किस तरह से अपने पूरी लाइफ साइकिल जो एग से लेकर एडल्ट तक बनता है, एंकाइलोस्टोमा ड्यूडेनल वो कैसे बनता है, वो किस किस फेजेस से पास ऑन होता है, वो हम पढ़ेंगे। सबसे पहले अगर बात की जाए तो एंकाइलोस्टोमा ड्यूडेनल इज़ अ मोनोजेनेटिक पैरासाइट। इसके सिर्फ एक ही होस्ट है, दैट इज़ ह्यूमन, और इसका कोई भी होस्ट नहीं है। ठीक है, ह्यूमन की बॉडी के अंदर ही अपना लाइफ साइकिल कंप्लीट करता है और इसीलिए ये क्या है, इट इज़ अ मोनोजेनेटिक पैरासाइट। अब फर्स्ट जो स्टेप है या फर्स्ट फेज़ है, सबसे पहले क्या होगी, कॉपुलेशन होगी, है ना। कॉपुलेशन कहाँ पर अकर करती है, इट अकर्स इन द इंटेस्टाइन ऑफ ह्यूमन बींग्स। ह्यूमन बींग्स के इंटेस्टाइन के अंदर कॉपुलेशन होगी। कॉपुलेशन के समय में जो वर्म है वो एक वाई शेप फिगर अपीयर करेगी, वाई शेप फिगर की तरह दिखेगी, क्योंकि बिकॉज ऑफ द पोजीशन ऑफ जेनाइटल ओपनिंग्स, है ना। जेनाइटल ओपनिंग्स की वजह से, क्योंकि जेनाइटल ओपनिंग हमने देखा था फीमेल की बॉडी के अंदर जेनाइटल ओपनिंग ऊपर होती है और मेल की बॉडी के अंदर नीचे और फीमेल की बॉडी के अंदर ऊपर, जैसे मैंने यहाँ पर दिखा देता हूँ। ठीक है, ये जेनाइटल ओपनिंग मेल की बॉडी के अंदर, ये जेनाइटल ओपनिंग फीमेल की बॉडी के अंदर। तो ये वाई शेप स्ट्रक्चर बनेगा ना, ये आ गया, ये मेल आ गया, मेल इसके साथ जुड़ जाएगा, है ना। ये कहाँ जाएगा, ये पार्ट इधर जुड़ेगा कॉपुलेशन के टाइम पे, तो ये क्या बन जाएगा, एक वाई अपेयर होगा। जो वर्म्स हैं वो किस तरह से दिखेंगी, वो एक वाई शेप फिगर की फॉर्म में अपेयर होंगी, क्योंकि बिकॉज ऑफ द पोजीशन ऑफ जेनाइटल ओपनिंग्स। तो कॉपुलेटरी बूस्टा मेल का अप्लाई होगा ऑन द वल्व ऑफ फीमेल, है ना। कॉपुलेशन के टाइम पे जो मेल का कॉपुलेटरी बर्स्ता है वो फीमेल के वल्वा पे अप्लाई होगा और मेल वहाँ से रिलीज़ करेगा स्पर्म्स फीमेल बॉडी के अंदर, जो कहाँ पर उसने स्टोर करके रखे होते हैं, सेमिनल रिसेप्टेकल्स में। कहाँ पर, सेमिनल रिसेप्टेकल में उसने स्पर्म्स को स्टोर करके रखा होता है और वहाँ से वो रिलीज़ करेगा फीमेल की बॉडी के अंदर। तो दिस स्टेप या दिस प्रोसेस इज़ नोन एज कॉपुलेशन। कॉपुलेशन कहाँ पर होगी, ह्यूमन बॉडी की इंटेस्टाइन के अंदर, जहाँ पर मेल और फीमेल रह रहे होंगे और वो क्या करेंगे, कॉपुलेशन करेंगे। इसके बाद फर्टिलाइजेशन होगी। फर्टिलाइजेशन ऑफ द गमीट्स, जो गमीट्स हैं वो कहाँ पर चले गए हैं, फीमेल की बॉडी के अंदर। एक तो फीमेल की बॉडी के अंदर ऑलरेडी प्रेजेंट है और स्पर्म बाहर से आया, मेल की बॉडी से आया, और वहाँ पर फीमेल की सेमिनल रिसेप्टेकल में फर्टिलाइजेशन होगी। कहाँ होगी, फीमेल की सेमिनल रिसेप्टेकल में फर्टिलाइजेशन होगी। अब जब फर्टिलाइजेशन हो गई तो क्या बनेंगे, एग्स बन जाएगा। कौन सा वाला एग बन जाएगा, फर्टिलाइज्ड एग। कौन सा एग बन जाएगा, फर्टिलाइज्ड एग। और वो किस तरह से दिखेगा, उसके कुछ फीचर्स मैंने यहाँ कोट किए हैं। इलिप्टिकल होगा, ऐसे इलिप्टिकल शेप का होगा, कलरलेस होगा, लेंथ बताई है 65 माइक्रोमीटर, विड्थ बताई है 40 माइक्रोमीटर। ठीक है, ये सराउंडेड होगा एक हाइलिन शीट से। हाइलिन शीट जो एक शेल का काम करेगी, प्रोटेक्शन देगी, हाइलिन शेल मेम्ब्रेन। और इसके अंदर कंटेन्स अ सेगमेंटेड ओवम एंड क्लियर स्पेस बिटवीन ओवम एंड शेल। ये मान लो ओवम है और ये क्या है, शेल। ये ओवम और ये शेल, और बीच में एक हमें क्लियर स्पेस दिखेगी। क्या दिखेगी, क्लियर स्पेस, ये वाली क्लियर स्पेस दिखेगी। और बीच में सेगमेंटेड ओवम होगा जिसमें सेगमेंट्स होंगे। अभी मैं दिखाऊंगा आपको। ये क्या है,
अनसेगमेंटेड स्टेज है ए वाली, ये वाली क्या है अनसेगमेंटेड स्टेज ए वाली, और ये वाली क्या है 4 सेल स्टेज है ना, यहाँ पे 4 सेल्स बने हैं और ये स्पेस दिख रही है आपको, क्लियर स्पेस, और ये बाहर क्या है इसके शेल है, ठीक है। अब एग्स आर पुश्ड इनटू द यूट्राई, यूट्राई में एग्स पुश होंगे, यूट्रस में जाएंगे, पास इनटू वेजिना एंड आर लेड थ्रू गोनोपोर। एग्स कहाँ आएंगे, बॉडी से बाहर, एग्स यूट्रस में पुश होंगे, यूट्रस से कहाँ पर, वेजिना में, और वेजिना से आते हुए कहाँ पहुँच जाएंगे, गोनोपोर में। उस मूवमेंट के दौरान यूट्राई से लेकर गोनो तक की जो मूवमेंट हो रही है उन एग्स की, उस ओवम के अंदर सेगमेंटेशन होना शुरू हो जाएगी। क्या शुरू हो जाएगी होना, सेगमेंटेशन, ठीक है। सेगमेंटेशन हो जाएगी, 4 सेल स्टेज बन जाएगी और फिर वो कहाँ आ जाएंगे, गोनोपोर के पास। अब थर्ड स्टेप इज पैसेज ऑफ द एग्स फ्रॉम द इन्फेक्टेड होस्ट। जो इन्फेक्टेड होस्ट की बॉडी से अब क्या बाहर आएंगे, एग्स बाहर आएंगे। पहले क्या हुआ, गोनोपोर से बाहर आ गए, गोनोपोर से मान लो, गोनोपोर से जो भी एग्स थे वो कहाँ आ गए, इंटेस्टाइन्स में, और इंटेस्टाइन से होता हुआ होते होते कहाँ पर आ गए, हमारे एनस वाले रीजन में, और फिर वो वहाँ से उस इन्फेक्टेड होस्ट की बॉडी से बाहर आएंगे। बाहर कहाँ आएंगे, इन्वायरमेंट में आएंगे, ठीक है। तो एक सिंगल फीमेल वर्म कितने एग्स ले करती है, 10 से 20,000 पर डे, 10 से 20,000 पर डे। एक दिन में 10 से 20,000 एग्स ले करेगी, और ये एग्स जो है ह्यूमन बॉडी से होता हुआ बाहर आएंगे अलॉन्ग विद दी फेसेस, वेस्ट मटेरियल की हेल्प से, वेस्ट मटेरियल की सहायता से ये बॉडी से बाहर आएंगे। किसकी बॉडी से बाहर आएंगे, ह्यूमन की बॉडी से बाहर आएंगे। और एग्स आर नॉट इन्फेक्टिव टू, दीज एग्स आर नॉट इफेक्टिव टू अनदर एनिमल। अभी ये एग्स जो हैं वो दूसरे किसी इंडिविजुअल को इन्फेक्ट नहीं करेंगे, अभी इनसे क्या निकलेगा, लार्वा निकलेगा। क्या निकलेगा, लार्वा, ठीक है। तो यहाँ तक समझ आई। अब बॉडी से एग्स कहाँ आ चुके हैं, बाहर आ चुके हैं, इन्वायरमेंट में आ चुके हैं, ठीक है। अब है हैचिंग ऑफ द लार्वे अब हैच करेंगे, एग्स टूटेंगे, एग्स के अंदर से लार्वे निकलेंगे। 24 to 48 आवर्स, 2 दिन में एग्स जो है वो टूट कर उनमें से लार्वे बाहर निकलेंगे। अब एग्स को क्या क्या चाहिए, कुछ रिक्वायरमेंट चाहिए, मॉइस्ट सॉइल चाहिए, थोड़ी ऐसी मिट्टी चाहिए जिसमें नमी हो, वार्मथ गर्मी चाहिए, 27 डिग्री सेल्सियस की टेम्परेचर चाहिए, तभी वो क्या करेंगे, हैच करेंगे। अगर ये रिक्वायरमेंट उसको नहीं मिलती है तो वो हैच नहीं करेंगे। और बहुत ज़्यादा अमाउंट में उसको ऑक्सीजन चाहिए, सफिशेंट ऑक्सीजन चाहिए एज ऑप्टिमम कंडीशंस फॉर हैचिंग। सॉइल, मॉइस्ट सॉइल, वार्मथ और सफिशेंट ऑक्सीजन जो कि उसको ऑप्टिमम कंडीशंस प्रोवाइड करेंगी फॉर हैचिंग के लिए। इन केस ऑफ एडवर्स कंडीशन, अगर बहुत एडवर्स कंडीशंस हैं, टेम्परेचर बहुत लो है, मान लो टेम्परेचर 10 डिग्री सेल्सियस है, ठीक है, तो वहाँ पर ये हैच नहीं करेंगे, एग्स डू नॉट डेवलप फर्दर। तो ये हैचिंग थी। इसके बाद है डेवलपमेंट ऑफ लार्वे इन सॉइल। अब हैचिंग हो गई, लार्वे निकले, अब वो लार्वे उस सॉइल के अंदर क्या होंगे, डेवलप होंगे। उसकी डेवलपमेंट अब हम पढ़ते हैं। सबसे पहला जो फर्स्ट लार्वा निकलेगा दैट उसको हम बोलेंगे रैबिडिटी फॉर्म लार्वा और फर्स्ट जुवेनाइल स्टेज। हाँ, तो इसको हम जो फर्स्ट न्यूली हैच्ड लार्वा होता है उसको हम रैपिडिटी फॉर्म लार्वा बोलते हैं। अब इसको रैपिडिटी फॉर्म लार्वा क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये एक सिमिलैरिटी शो करता है किसी और नेमेटोड से, और जिस नेमेटोड का नाम क्या है, रैबिडिटिड्स। क्या नाम है, रैबिडिटिड्स, उसकी तरह पूरा दिखता है, इसीलिए हम इसको बोलते हैं रैपिडिटी फॉर्म लार्वा। 250 माइक्रोन मीटर लॉन्ग है,
राउंडेड एंटीरियर एंड है, एंटीरियर एंड इसका गोल होता है, और कॉर्डल एंड टेल वाला एंड कैसा होता है, शार्प होता है। लार्वा बहुत ही ज़्यादा हाईली एक्टिव होता है और फीड करता है जितने भी बैक्टीरियाज उस फेसिस में होते हैं उनको लगातार खाता जाता है, और जो भी ऑर्गेनिक मैटर सॉइल के अंदर प्रेजेंट होता है उसको ये खाता जाता है। और ये हाईली एक्टिव है, याद रखना, इट इज़ हाईली एक्टिव लार्वा। इसके बाद दिस इज़ द स्ट्रक्चर ऑफ रैबिडिटिफॉर्म लार्वा। आप देख सकते हो इसका एंटीरियर एंड जो है वो राउंडेड है, कॉर्डल एंड कैसा है, पॉइंटेड। इसके बाद ये है रैबिडिटिफॉर्म लार्वा ऑफ एनकाइलोस्टोमा ड्यूडिनेल। इसके बाद सेकंड स्टेज आती है, कौन सी स्टेज, लार्वा स्टेज। लार्वा बहुत ही तेज़ी से रैपिडली ग्रो करता है और 2 बार, 1 हफ्ते के अंदर 2 बार मोल्टिंग करता है। ठीक है, मोल्टिंग हमें पता है, वो चेंज कर देता है अपने स्ट्रक्चर को। मोल्टिंग करता है 2 बार एक ही हफ्ते में, और फर्स्ट मोल्ट टेक्स प्लेस ऑन द 3rd डे लीडिंग टू द फॉर्मेशन ऑफ सेकेंड जुवेनाइल स्टेज। ठीक है, पहली मोल्ट जो है तीसरे दिन हो जाती है, ठीक है, और जिससे सेकेंड जुवेनाइल स्टेज बन जाती है। ठीक है, दूसरी स्टेज बनी, इसके बाद तीसरी स्टेज है। दूसरी स्टेज में क्या नाम है वो मेंशन नहीं है, तीसरी स्टेज का मेंशन है। अब क्या होता है, सेकेंड मोल्ट अक्कर करती है। फर्स्ट मोल्ट अक्कर हुई तो सेकेंड जुवेनाइल स्टेज बनी। अब दूसरी मोल्ट अक्कर करती है ऑन द 5th डे, तीसरे दिन के बाद 5वें दिन, जो 5th डे होगा उस दिन दूसरी मोल्ट होगी, और लार्वा अटेन करेगा लेंथ ऑफ 500 to 600 माइक्रोन मीटर। अब तक लार्वा की लेंथ कितनी थी, 250, कितनी थी, 250। अब वो 500 से 600 माइक्रोन मीटर लेंथ अटेन कर लेता है। अब इजोफेजियल बल्ब डिसअपेयर हो जाता है, और शेडेड क्यूटिकल इज रिटेन्ड एज अ प्रोटेक्टिव शीट। जो क्यूटिकल उसने शेड की थी वो वैसी की वैसी रहती है, और वो क्या काम करती है, एज अ प्रोटेक्टिव शीट विच प्रोवाइड्स प्रोटेक्शन। इस लार्वे को हम फिलेरिफॉर्म लार्वा या फिर 3rd जुवेनाइल स्टेज भी बोलते हैं। फिलेरिफॉर्म लार्वा या फिर 3rd जुवेनाइल स्टेज, एंड दिस लार्वे लिव इन द अपर ½ इंच ऑफ द सॉइल। जो ½ इंच होती है सॉइल की, सॉइल का अगर हम ½ इंच देखें ऊपर लेयर का, तो ये वहाँ पर ये रहता है, ज़्यादा नीचे नहीं रहता, ½ इंच पे। द लार्वे दो एक्टिव बट स्टॉप्स फीडिंग एंड डज नॉट ग्रो फर्दर। लार्वा एक्टिव तो होता है लेकिन अब फीडिंग ये नहीं करेगा, और ये आगे और फर्दर भी ग्रो नहीं होता है। ठीक है, लेकिन जो पहला लार्वा बना था, पहला लार्वल फॉर्म बनी थी रैबिडिटी फॉर्म, वो बहुत तेज़ी से क्या कर रहा था, वो बहुत तेज़ी से फीड कर रहा था, एक्टिव भी था लेकिन फीडिंग कर रहा था। लेकिन ये वाला एक्टिव है लेकिन फीडिंग नहीं करेगा, फीडिंग स्टॉप कर देगा क्योंकि अब इसको आगे ग्रोथ नहीं करनी है। तो दिस इज़ द स्ट्रक्चर ऑफ फिलेरिफॉर्म लार्वा। तो दोनों लार्वास का आप देख सकते हो। ठीक है, इसके बाद है डेवलपमेंट फ्रॉम एग टू फिलेरिफॉर्म लार्वा। ये जो हमने ऊपर जितने भी स्टेप्स पढ़े, ये क्या था, एग से लेकर फिलेरिफॉर्म लार्वा की डेवलपमेंट थी, विच टेक्स अबाउट 8 to 10 days। 8 से 10 दिन इसने लिए, और 8 से 10 दिनों के अंदर अंदर ये थर्ड मतलब कि फिलेरिफॉर्म लार्वा स्टेज बन चुकी है। एंड दिस फिलेरिफॉर्म लार्वा स्टेज इज़ इन्फेक्टिव टू मैन। ये इन्फेक्टिव होती है, क्या होती है, ये इन्फेक्टिव होती है। अब ये क्या करेगी, अगर ये मैन की बॉडी के कंटेक्ट में आता है, ठीक है, तो मैन की बॉडी के अंदर घुसकर वो पैथोजेनेसिस कॉज करेगा। कौन सा वाला, फिलेरिफॉर्म लार्वा। अगर आपसे कोई पूछे कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द इन्फेक्टिव स्टेज ऑफ एनकाइलोस्टोमा ड्यूटेनियन, आपको 2-3 लार्वास के नाम दे दिए, उसमें से आपने किसको लिखना है, फिलेरिफॉर्म लार्वा, एंड विच इज़ द 3rd जुवेनाइल स्टेज। अब होगी एंट्रेंस। एंट्रेंस किसकी होगी, उस फिलेरिफॉर्म लार्वा की एक नए होस्ट के अंदर। अब क्या है, इसका लाइफ स्पैन बहुत छोटा होता है। मोस्ट ऑफ द लार्वे डाई विद इन 2 to 3 weeks। 2 से 3 हफ्ते में मर जाएंगे अगर इनको होस्ट नहीं मिलेगा।
अगर इनको होस्ट नहीं मिलेगा तो दे गेट डाई। लेकिन मैक्सिमम लाइफ स्पैन कहाँ तक होता है, 6 वीक्स तक हो सकता है मैक्सिमम। लेकिन ज़्यादातर ये 2 से 3 हफ्ते में मर जाएंगे अगर इनको जो है होस्ट नहीं मिलेगा। हाईली सेंसिटिव होते हैं एडवर्स इन्वायरमेंटल कंडीशन से ऑफ डेसिकेशन एंड एक्सट्रीम्स ऑफ टेम्परेचर। अगर बहुत ज़्यादा टेम्परेचर बढ़ता जा रहा है, ठीक है, या बहुत ज़्यादा टेम्परेचर कम होता जा रहा है, तो वहाँ पर ये मर सकते हैं, क्योंकि यार हाईली सेंसिटिव टू एडवर्स इन्वायरमेंटल कंडीशंस। जो भी एडवर्स इन्वायरमेंटल कंडीशंस होती हैं, ठीक है, उससे ये बड़े ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं, ये उसको बेयर नहीं कर सकते। ये ऑल्सो डिस्ट्रॉय हो जाते हैं बाय एक्सपोजर टू डायरेक्ट सनलाइट। अगर इनके ऊपर डायरेक्ट सनलाइट गिरती है, डायरेक्ट धूप गिरती है, तो उससे भी ये मर सकते हैं। कॉन्सिक्वेंटली अब इनको क्या चाहिए, दे नीड अनदर होस्ट फॉर फर्दर डेवलपमेंट। अब फर्दर डेवलपमेंट के लिए, एडल्ट बनने के लिए इनको कौन चाहिए, इनको नया होस्ट चाहिए, अनदर होस्ट चाहिए। अब ये एंट्रेंस कैसे पाते हैं, ये होस्ट की बॉडी के अंदर एंटर कैसे करते हैं, ये स्किन को पेनिट्रेट करके। अगर हम नंगे पाँव बेयर फीट जो है वो चल रहे हों किसी फील्ड में जहाँ पर वेस्ट मटेरियल जो है वहाँ पर रिलीज़ हुआ है, किसी ह्यूमन बींग्स ने किया है, तो उस अगर सॉइल के ऊपर अगर हम चल रहे हैं, अगर हम बेयर फीट हैं, तो हमारी फीट से जो है ये स्किन को पेनिट्रेट करके अंदर घुस सकते हैं, बॉडी के अंदर जा सकते हैं, ठीक है। या फिर अगर वहाँ पर हमें कोई होल बन चुका है या हेयर फॉलिकल्स हैं, उनके थ्रू भी क्या कर सकते हैं, ये अंदर जा सकते हैं, एंट्रेंस ले सकते हैं हमारी बॉडी के अंदर। तो ये था एंट्रेंस इनटू अ न्यू होस्ट। अब है लार्वल माइग्रेशन आफ्टर एंट्रेंस। अब जब लार्वा हमारी बॉडी के अंदर एंटर करता है, वो माइग्रेट करना शुरू हो जाता है, डिफरेंट ऑर्गन्स में वो जाना शुरू हो जाता है। आफ्टर सेवरल आवर्स ऑफ इन्फेक्शन के कुछ घंटों बाद लार्वा माइग्रेट करता है थ्रू वेरियस ह्यूमन ऑर्गन, बड़े सारे ह्यूमन ऑर्गन से ये लार्वा माइग्रेट करता है। तो सबसे पहला हमारा है लंग्स में, ठीक है। सबसे पहले इनिशियली लार्वा लिम्फेटिक्स में या स्मॉल वेन्यूल्स में एंटर करता है विदिन 24 आवर्स। एक दिन वहाँ एंटर करके रहेगा, एक दिन के अंदर अंदर वहाँ एंटर करेगा लिम्फेटिक टिश्यूज़ के अंदर, और वहाँ से ये, और अगर जो अनेबल होंगे वेस्कुलर स्पेसेस में, जो नहीं पहुँच पाएंगे, दे आर फैगोसाइटोस्ड, उनको फैगोसाइटोसिस करके वो मर जाएंगे, ठीक है। क्योंकि हमें पता है लिम्फेटिक टिश्यूज़ में जो हमारे सेल्स होते हैं वो फैगोसाइटोसिस करते हैं, उसको ख़त्म कर देंगे। उसके बाद वो वहाँ से पैसिवली कैरी होता है टू द राइट वेंट्रिकल ऑफ द हार्ट का जो हमारा राइट वेंट्रिकल है, वहाँ पर ये एंटर होता है जहाँ पर हमारी वेना कैवास आती हैं, ठीक है, उस तरफ। ऑन अबाउट तीसरे दिन ये लंग्स में एंटर करता है, कहाँ से, फ्रॉम दी हार्ट से जाता हुआ ये हमारे लंग्स के अंदर एंटर करता है। हमें पता है हार्ट से एक आर्टरी निकलती है, पल्मोनरी आर्टरी, जो हार्ट से ब्लड लेकर लंग्स के पास जाती है फॉर ऑक्सीजनेशन। वहाँ से उसी आर्टरी की हेल्प से ये लंग्स तक पहुंच जाता है। उसके बाद वहाँ से वो एल्वियोलाई में माइग्रेट करता है, और वहाँ से वो बोर करता है पल्मोनरी कैपिलरीज की वॉल को, और वहाँ से वो लार्ज अपना जो है साइज़ बढ़ाना शुरू कर देता है ब्लड को खाकर। इसके बाद वहाँ से वो एलिमेंट्री कैनाल में एंटर करेगा। ये अब एल्वियोलाई से होता हुआ, लंग से होता हुआ ट्रैकिया में पहुँचता है। ट्रैकिया के ऊपर हमें पता है फेरिंग्स है, फेरिंग्स कॉमन ओपनिंग है फूड पाइप एंड विंड पाइप। फेरिंग्स से घुसता हुआ ये कहाँ पर घुस जाता है, फेरिंग्स से गुजरता हुआ ये हमारे ईसोफेगस में घुस जाएगा। वहाँ पर थर्ड मोल्टिंग होगी, और थर्ड मोल्टिंग से वहाँ पर उसके टेम्प्ररी बक्कल कैप्सूल बनना शुरू हो जाएगा, जहाँ पर 4 स्मॉल टीथ होंगे। क्या होंगे? 4 स्मॉल टीथ होंगे। उसके बाद स्टमक के बाद ड्यूटेनम में, ठीक है, 7 से 10 दिनों के अंदर ये ड्यूटेनम तक पहुँच ही जाता है। इस टाइम पर लार्वा बहुत ही ज़्यादा तेज़ी से ग्रो करता है, और ये बहुत ज़्यादा बड़ा साइज़ अटेन कर लेता है, ठीक है।
इसके बाद है मैचुरेशन इनटू एडल्ट्स। ड्यूडेनम के में पहुंचने के बाद इसमें मैचुरेशन होना शुरू हो जाती है। ग्रोइंग लार्वा जब ज्यूजिनम में सेटल डाउन हो जाता है, वहाँ पर वो फोर्थ और फाइनल मोल्ट करता है ऑन 15th डे। जो 15वां दिन होगा इन्फेक्शन से लेकर 15वां दिन जब होगा, उस दिन वो फोर्थ और फाइनल मोल्ट करेगा। उस मोल्ट के दौरान बक्कल कैप्सूल, जो टेम्पररी बक्कल कैप्सूल उसका बना था ईसोफेगस के अंदर, वो रिप्लेस हो जाएगा कि डेफिनेटिव बक्कल कैप्सूल में, और वहाँ पर उसको टीथ आ जाएंगे, 6 टीथ जो हमने पढ़े थे। उसके बाद वो वॉल्स के साथ अटैच हो जाएगा और स्टार्ट कर देगा ब्लड को खाना, ब्लड के ऊपर फीड करना। उसके बाद 3 से 4 हफ्तों के बाद ये सेक्सुअली मैच्योर होगा और एग्स जो हैं वो ले करना शुरू कर देगा ऑन 6th वीक। किसके ऊपर? 6th वीक के ऊपर। 3 से 4 वीक में ये सेक्सुअली मैच्योर हो जाएगा और 6ठे हफ्ते पे 6th वीक पे ये एग्स को देना शुरू कर देगा। तो आपको ये पूरा एक सीक्वेंस में पढ़ना है। आप एक पेज के ऊपर सारा टाइम जितना भी है वो लिख लेना, इतने डेज़ में ये बना, इतने डेज़ में ये बना। सो ये डायग्राम है लाइफ साइकिल की। सबसे पहले एग्स रिलीज़ हुए फेसिस से, उसके बाद रेपिडिटिफॉर्म लार्वा, फिलेरिफॉर्म लार्वा, उसके बाद तो फिलेरिफॉर्म लार्वा बना। फिलेरिफॉर्म लार्वा आगे जो है किसकी बॉडी पे जाएगा? बेयर फीट से स्किन से पेनिट्रेट करता हूँ, बॉडी में जाएगा, और बॉडी से फिर देखो ये पूरी मूवमेंट बताई हुई है, ये पूरा रेड से, ठीक है। ये पूरी मूवमेंट बताई हुई है यहाँ पर, किस तरह से वो हार्ट से निकलता हुआ, लंग से निकलता हुआ सीधे सीधे कहाँ पर पहुँच जा रहा है? हमारे ड्यूडेनम में, ठीक है। ड्यूडेनम, उसके बाद ज्यूजिनम, ठीक है। सो ये आपका लाइफ साइकिल है, आपको इसे ड्रॉ करना है और सिंपल है। सो अगर आपको कोई भी क्वेरी है इसमें, आप मुझसे पूछ सकते हो। एंड अगर आपको ये पूरा समझ में आया होगा तो आप इस वीडियो को लाइक कर दें। थैंक यू गाइस।